Welcome, students. I hope that the previous lectures which you have encountered, आपको वो यूजफुल लगे होंगे और आपने अपना अच्छे से उनको पढ़ा होगा, समझा होगा, लर्न किया होगा, उन कॉन्सेप्ट्स को किताबों में भी देखा होगा। आज डिमांड फोरकास्टिंग के बाद, डिमांड एनालिसिस के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इसका नाम होता है मार्जिनल एनालिसिस। मार्जिनल एनालिसिस देखते हैं क्या होता है, ये जरा इसको समझते हैं। तो marginal analysis and optimization are fundamental concepts in economics and decision making, providing a systematic framework for evaluating trade-offs, making rational choices, and maximizing the outcome. Marginal analysis क्या है, किस काम आती है? ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, डिसीजन मेकिंग का, और एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ट्रेड ऑफ्स को इवेल्युएट करने का, रेशनल चॉइसेस करने का और आउटकम्स को मैक्सिमाइज करने का। मार्जिनल एनालिसिस का जो प्रिंसिपल है, इट इज रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म। These concepts enable individual businesses and policymakers to allocate resources efficiently, optimize production, and achieve their objectives. In this comprehensive analysis, it delves into the intricacies of marginal analysis and optimization. So, basically क्या होता है marginal analysis जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिसी मेकर्स, इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस सभी के लिए काम का है। और ये बेसिकली एक इंक्रीमेंटल चेंज की बात करता है। इंक्रीमेंटल मतलब एक और अगर बढ़ा दिया तो क्या हो। तो इसको समझते हैं हम लोग, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनल एनालिसिस। द डेफिनेशन एंड ओवरव्यू। मार्जिनल एनालिसिस इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द इंक्रीमेंटल और मार्जिनल चेंज इन कॉस्ट, बेनिफिट्स, आउटकम्स resulting from a small change in input or output level. It applies the principle of marginal utility, which states that the individual make decisions based on the additional utility or satisfaction derived from consuming one more unit of a good or service. तो प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो निर्णय लेते हैं इस आधार पे कि अगर एक और ये हमने परचेज किया या एक और कंज्यूम किया तो हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से या परचेज करने से। तो मार्जिनल एनालिसिस भी इसी आधार पे चलती है और कहती है कि भाई एक और अगर हमने प्रोड्यूस किया या एक और सेल किया तो हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ा या हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ी। तो फॉर एन एडिशनल यूनिट, इसके साथ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल है, मार्जिनल कहीं भी है। मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि मान लीजिए 10 यूनिट बनाने की कॉस्ट 100 रुपए है और 11 यूनिट बनाने की कॉस्ट 110 रुपए है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई, 11 में से 10 को माइनस किया आपने, 100 में से 110 में से 100 को माइनस किया, 10 रुपए उसकी मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, 12वीं यूनिट बनाई, आपकी कॉस्ट 122 रुपए हो गई। तो 122 में से 110 को घटाया और इस केस में 11 से 12वीं यूनिट बनाने में मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमारी 12 रुपए आए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक एडिशनल प्रोड्यूस करने पे क्या हमारी कॉस्ट बढ़ रही है या घट रही है, क्या हो रहा है, वो इंक्रीमेंटल एनालिसिस जो है वो है मार्जिनल एनालिसिस। यही रेवेन्यू के साथ भी हो सकता है, यही यूटिलिटी के साथ हो सकता है। एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी आपने सुना होगा, खैर उस पर हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन फिलहाल मार्जिनल एनालिसिस इंक्रीमेंटल या मार्जिनल चेंज कॉस्ट में, बेनिफिट में या आउटकम में, जब हम किसी इनपुट या आउटपुट के लेवल में चेंज लाते हैं तो क्या होता है उसकी बात करता है। और ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पे। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न states that as additional units of a variable input are added to a fixed input, the marginal product of the variable input eventually decreases. अब देखिए, आप किसी शॉप में गए, आपने एक, सपोज करिए कोई स्वीट, कोई मिठाई खानी शुरू करी, पहली खाई आपको बहुत अच्छा लगेगा, दूसरी खाई, तीसरी खाई, एक और चौथी खाई, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको जो उससे सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिल रही थी वो रिड्यूस होती चली जाएगी। इसी तरीके से प्रोडक्शन में भी है।
एक यूनिट और प्रोड्यूस किया, एक और किया, एक और किया, एक और किया, धीरे धीरे क्या होता है, जो रिटर्न होता है वो कम होता जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या कहता है कि जैसे जैसे एडिशनल यूनिट्स वेरिएबल इनपुट के आप फिक्स इनपुट में बढ़ाते चले जाएंगे, तो मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वेरिएबल इनपुट का, वो अल्टीमेटली फाइनली घट जाएगा। एक और एक और एक और, एक रोटी खाई बहुत सेटिस्फैक्शन है, दूसरा, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो ये सेटिस्फैक्शन पहले से 0 से 1 में ज्यादा है, 1 से 2 में, फिर 2 से 3 में, 3 से 4 में, और 4 से 5 में आगे जाते जाते 5 से 6, 6 से 7 हो सकता है निगेटिव हो जाए यूटिलिटी। तो ये जो है ये प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एनालिसिस है। मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल बेनिफिट। मार्जिनल कॉस्ट वो एडिशनल कॉस्ट है जो एक और यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने में हमारी लग रही है, और मार्जिनल बेनिफिट क्या है, ये वो बेनिफिट है जो एक और एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पर हमें रियलाइज हो रहा है। तो एक बस और बढ़ाना, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे बेनिफिट हो, चाहे यूटिलिटी हो, मार्जिनल का मतलब इंक्रीमेंटल, एक और, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एनालिसिस, तो इक्वेटिंग मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल बेनिफिट। तो रेशनल डिसीजन मेकर्स ऑप्टिमाइज देयर चॉइसेस बाय इक्वेटिंग मार्जिनल कॉस्ट विद मार्जिनल बेनिफिट टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी और प्रॉफिट। अब देखिए कि कॉस्ट भी बढ़ रही है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, या कॉस्ट भी बढ़ रही है, बेनिफिट भी बढ़ रहा है, तो इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे? एक बढ़ाने पे कॉस्ट हमारी कितनी बढ़ रही है, और एक बढ़ाने पे हमारा जो सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी है, प्रॉफिट है, वो कितना हो रहा है। दोनों के बीच में अगर बैलेंस स्थापित कर लिया जाए तो बस बात बन जाएगी। तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट को इक्वेट करके जो रेशनल डिसीजन मेकर्स हैं वो चलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स भी इसी का पार्ट है। बिजनेसेस जो है वो मार्जिनल एनालिसिस को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं और प्राइसिंग डिसीजंस को लाके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, प्राइसिंग डिसीजन में उसका इस्तेमाल करके। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर जहां होता है, वहां पे ही हम अपने लेवल ऑफ आउटपुट को डिसाइड करते हैं, और फर्म्स जो है वहीं पे ऑपरेट करना पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वेट कर रहे होते हैं जिस पॉइंट पे। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, कंज्यूमर्स जो है वो मार्जिनल एनालिसिस को अप्लाई करते हैं और अपने कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करके यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अकर्स वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी is equalized across all goods known as the principle of equal marginal utility। पर डॉलर है, इसको आप पर रुपी कहिए। तो पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। कंज्यूमर्स अप्लाई मार्जिनल यूटिलिटी टू ऑप्टिमाइज देयर कंजम्पशन चॉइसेस एंड मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी। So consumers equilibrium occur where the marginal utility per rupee spent is equalized across all goods known as the principle of equal marginal utility per rupee। डॉलर मत पढ़िएगा, इसको रूपी पढ़िएगा। कॉस्ट मिनिमाइजेशन, अब फर्म जो है वो क्या कर रही है, देखिए प्रोडक्शन अगर वो बढ़ाती जाएंगे तो क्या होगा, धीरे 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 मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच जाएंगे, अपनी कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज कर लेंगे, कॉस्ट गिरती जाएगी। और ज्यादा यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा, फिर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आपकी कार है और आप कार से अपने कार्यस्थल पर आते जाते हैं या अपने कॉलेज आते जाते हैं, आप अकेले जाते हैं, आपकी कार का एवरेज मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति लीटर है, तो 1 लीटर पे 10 किलोमीटर चलते हैं, तो मोटा मोटा मान लेते हैं कि आपके 100 रुपए 10 किलोमीटर जाने पे खर्च हो जाते हैं, और 10 ही किलोमीटर आपका कॉलेज भी है और आप अकेले जाते हैं। तो एक बार जब आप जाते हैं तो क्या होता है, आपके 100 रुपए पूरे खर्च हो जाते हैं। फिर आपने अपना एक साथी और ऐड कर लिया, तो अब 2 लोग हो गए, तो अब कितना हो गए पर यूनिट कॉस्ट, 50 रुपए हो गई। 3 लोग हो गए तो 33.33 हो गई। 4 हो गए तो 25 हो गई। 5 हो गए तो 20 हो गई। आप 6 करेंगे तो क्या होगा, अब जबरदस्ती अगर आप बैठाल के ले जाएंगे तो आपका चालान हो जाएगा, आपकी गाड़ी में वियर एंड टीयर आएगा, आपकी गाड़ी का नुकसान हो सकता है, कंफर्ट को कंप्रोमाइज कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे फिर क्या हो रहा है, एक लेवल तक ही यूटिलिटी बढ़ रही है, फायदा हो रहा है।
उसके बाद फिर वो ड्रॉप हो जाएगा। अब आप एक नई कार की व्यवस्था करो अगर छठे को ले जाना है, ठीक है। और फिर छठे को करेंगे तो फिर सातवां, आठवां, नवां, दसवां, तो 10 तक फिर गिरेगा, फिर 11वें से फिर तीसरी गाड़ी की व्यवस्था। तो दिस इज हाउ थिंग्स में गो। तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन करने के लिए हम मार्जिनल एनालिसिस से एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट ढूंढ लेते हैं, जहां पे हमें मेंटेन रखना है प्रोडक्शन, उससे ना आगे जाना है ना उससे नीचे जाना। तो फर्म की कॉस्ट जिस लेवल पे मिनिमाइज हो रही होती है, वहीं पे वो प्रोडक्शन करना चाहती है, ठीक है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट ही कह सकते हैं। द फर्म कॉस्ट मिनिमाइजिंग लेवल ऑफ इनपुट यूसेज अकर्स वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट्स इक्वल इट्स इनपुट प्राइस। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स इक्वल टू मार्जिनल प्राइस, यानी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू भी आप कह सकते हैं। यहां पे ही आप जो है प्रोडक्शन करेंगे। अब मार्जिनल एनालिसिस का एप्लीकेशन प्रोडक्शन डिसीजन में कहाँ काम आएगा? ऑप्टिमम लेवल आइडेंटिफाई करने के काम आएगा। जहां पे मैक्सिमम होगा प्रॉफिट और कॉस्ट होगी मिनिमम, वहां पे काम हम प्रोडक्शन करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस जो है फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। और मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट से कंपेयर करना ही है, वो मैंने पहले ही आपको बताया। प्राइसिंग में भी यही काम आता है। जब प्राइसिंग डिसीजन हम कर रहे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं, तो मार्जिनल एनालिसिस करते हैं और ऑप्टिमल प्राइस रखते हैं, जिससे हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट मैक्सिमाइज रहे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रैटेजी में भी यही करते हैं हम, कि कैप जो कंज्यूमर सरप्लस है उसको हम अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करके, मान लीजिए सपोज करिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करते हैं कि अमीर से वो ज्यादा फीस ले सकते हैं, गरीब को हो सकता है कम फीस में ही छोड़ दें। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्जेस वो ले लेते हैं। लेकिन वो ये भी तो कह सकते हैं कि जो हमने गरीब की फीस छोड़ दी वो हमने अमीर से ज्यादा लेके कवर कर लिया, या हम अमीरों से ज्यादा चार्ज इसलिए करते हैं जिससे कि हम जरूरतमंद की हेल्प कर पाए। तो ये सारी करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन, ये एनालिसिस हमारे काम आ सकती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी यही, इन्वेस्टर्स जो है ये मार्जिनल एनालिसिस एनालिसिस को यूज करके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इवेलुएट करते हैं, कैपिटल को एलोकेट करते हैं, और जिसमें हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स इन्वेस्टर्स assess the incremental cost and benefit of investment projects and make rational decisions based on their risk and return trade-offs। तो जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर है, वो क्या कर रहा है, वो भी इसका इस्तेमाल करके इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के बीच में एक ब्रिज बना रहा है, बैलेंस बना रहा है, और उस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है, कहाँ रुक जाना है, इसका निर्णय ले रहा है। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ये भी सिग्निफिकेंस ऑफ मार्जिनल एनालिसिस में आप देखिए। मार्जिनल एनालिसिस जो है ये एफिशिएंसी को प्रमोट करती है और प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करती है। क्यों? क्योंकि भैया रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन जो है वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट और बेनिफिट पे ही तो आधारित है। तो सही से ऑप्टिमाइज तो तभी आप कर पाओगे जब आप सही से मार्जिनल यूटिलिटी का ख्याल रखोगे, मार्जिनल एनालिसिस करोगे, तब आप हायर लेवल ऑफ आउटपुट और यूटिलिटी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी अचीव कर पाओगे। रेशनल डिसीजन मेकिंग, तो मार्जिनल एनालिसिस provides a rational framework for decision making by considering the trade-off and opportunity cost associated with alternative choices. It enables decision makers to make informed choices that maximizes their objectives, whether it is profit, utility or social welfare। तो मार्जिनल एनालिसिस जो है एक रेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है निर्णय लेने वालों को, जिससे वो ट्रेड ऑफ कर पाते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो अलग अलग चॉइसेस हैं उनसे एसोसिएटेड जो है उन्हें वो कैलकुलेट करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको याद होगा, कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। कहिए तो फिर से आपको एक एग्जांपल देके बता देते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या हो रहा था कि हमारा जो कॉस्ट है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का, मान लीजिए आपका कहीं पे एक फ्लैट है और आपने उसको किराए पे उठा रखा है, और 10,000 रुपये महीना या 20,000 रुपये महीने उसका किराया आपको रियलाइज हो रहा है। साल भर में कितना हो गया? 20,000 रुपये महीने के हिसाब से 2,40,000।
2,40,000 रुपए, यू आर अर्निंग 2,40,000 rupees from that flat. Now you have decided, you got a job in that place, and now you have decided that you will be living in that particular apartment and you won't be renting it. तो अब आपको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए कम से कम? अगर मान लीजिए आपको 20,000 ही मिल रही है और 20,000 तो आप किराए से कमा रहे हैं, तो आपको वहां जाके फायदा क्या हो रहा है? लेकिन आपने डिसाइड किया कि नहीं भैया, हम अपने ही घर में रहेंगे और हमें मिल रही सैलरी 40,000, तो इफेक्टिवली कितनी मिल रही? 20,000 का नुकसान कर लिया आपने और 40,000 रुपये महीना मिल रहा है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई पर मंथ? बताइए, 40 - 20। जितने का नुकसान होता है उतने को ही, जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव होता है जिसको हम नहीं चुन रहे होते, उसकी जो कॉस्ट होती है वही हमारी कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब हर एक अल्टरनेटिव के साथ विकल्प, एक चुनेंगे तो दूसरा नहीं आएगा, बीसीए करोगे तो एमसीए नहीं करोगे, एमबीए करोगे तो एमसीए नहीं करोगे। ठीक है, कोई एक चीज ही तो करेंगे एक समय पे, तो जो दूसरी नहीं करेंगे उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे भी अलग अलग अल्टरनेटिव्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं, जिसमें प्रॉफिट भी हो, यूटिलिटी भी बढ़े और सोशल वेलफेयर भी। फिर डायनेमिक एडेप्टेशन। मार्जिनल एनालिसिस जो है वो डायनेमिक एडेप्टेशन में भी सहायक होती है, यानी अलग अलग सर्कमस्टांसेस और मार्केट कंडीशंस में डिसीजन मेकर जो है अपनी चॉइसेस को नई इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और शिफ्ट प्रेफरेंस के हिसाब से समय समय पे चेंज करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। राइट। लिमिटेशंस मगर है, हर चीज की लिमिटेशंस होती हैं, इसकी भी है। तो मार्जिनल एनालिसिस जो है ये किस पे रिलाय करता है? कि आपके पास इंफॉर्मेशन एकदम परफेक्ट है और रेशनल है, आप डिसीजन क्राइटेरिया आपका वेल डिफाइंड है। अब होता क्या है कि डिविएशन फ्रॉम दीज अजम्पशन कैन लीड टू सब ऑप्टिमल डिसीजंस एंड मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने आइडियल गैस पढ़ा होगा साइंस में, क्या कभी आइडियल गैस होती है? बताइए। परफेक्ट, परफेक्शन, ये शब्द तो प्रेजेंट है, पर क्या ऐसी रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसी चीजें होती हैं? अब इसका तो अजम्पशन ही है कि आप परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है जो बिल्कुल परफेक्ट, हर तरह से एक्यूरेट। दूसरी बात, आप रेशनल हैं, आप रेशनैलिटी के साथ डिसीजन लेने वाले हैं, आप बहुत सोच समझ के कैलकुलेट करके जो सही है वो करने वाले हैं, और आपका जो डिसीजन लेने का क्राइटेरिया है वो वेल डिफाइंड है, उसमें कोई हेलो इफेक्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इलॉजिकल हो, इमोशनल हो, बिल्कुल लॉजिकल है, वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है। अब रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है क्या, बताइए? क्या आपने ऐसे कभी डिसीजन लिए हैं जिनमें आप 100% रेशनल रहे हो? अगर 100% सब लोग रेशनल होते तो फिर गाड़ियां ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती, दिखावे के लिए नहीं। फोन बात करने के लिए होते, बाकी दूसरे काम करने के लिए नहीं। तो कहीं रेशनैलिटी का अभाव नहीं परिलक्षित होता इन चीजों में? दूसरी चीज, परफेक्ट इंफॉर्मेशन। परफेक्ट इंफॉर्मेशन कहाँ होती है हम लोगों के पास? लाइक टाइम ही नहीं होता चीजों को सही से एक्सप्लोर करने का, समझने का। हम तो ज्यादातर जो रेफरेंस होते हैं, रिव्यूज होते हैं, उन पे जाते हैं, उनके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। और डिसीजन क्राइटेरिया हमारा बहुत ही अलग होता है। हम इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, हम कभी कभी उन क्राइटेरिया से बेस होकर डिसीजन लेते हैं जो एक्चुअली उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रेलेवेंट होते ही नहीं है। जैसे मैंने बोला आपको ना कि एक एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को परफॉर्मेंस अप्रेजल करना था, तो उसको वो एम्प्लॉय पसंद आया जो रोज उसको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करता था, टाइम से आता था, टाइम से जाता था, काम वो ढीले भर का नहीं करता। और जो व्यक्ति काम करता था वो उतना डिसिप्लिन नहीं था, उतना ऑर्गेनाइज नहीं था, लेकिन उसके पास रिजल्ट्स थे, वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा था, कंपनी को प्रॉफिट पहुंचा रहा था। लेकिन जब परफॉर्मेंस अप्रेजल देने की बात आई, उस वक्त पे क्या हुआ कि वो क्वालिटीज जो इरेलीवेंट हैं उनके बेसिस पे आपने डिसीजन ले लिया, और जिसको फायदा नहीं होना चाहिए था उसका फायदा करा दिया।
जिसको नुकसान नहीं होना चाहिए था उसका नुकसान करा दिया। तो ये इनजस्टिस है कि नहीं? तो बायसेस हैं। बहुत बार प्रॉपर वेल डिफाइंड डिसीजन मेकिंग होती नहीं है क्योंकि इमोशंस आ जाते हैं। बहुत बार हमें पिछली कोई घटना पे बेस करके हम डिसीजन ले लेते हैं। बहुत बार पिछली घटनाओं को ओवरऑल छोड़ करके हम अभी कोई रिसेंट घटना, आपने बहुत ऐसा देखा होगा, हम लोग को तो एज ए टीचर और बहुत अच्छे से पता है कि जब बच्चों को काम होता है तो वो कैसे बिहेव करते हैं, जब आप उनको नहीं पढ़ा रहे होते तो वो कैसे बिहेव करते हैं। तो ऑल दोज थिंग्स। तो कई बार क्या होगा, जो बेसिक अजम्पशन है, जो डिसीजन क्राइटेरिया है, वो क्या वेल डिफाइंड है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डिविएशन इन अजम्पशन से जो होगा, अगर डिविएशन हो रहा है तो मतलब डिसीजन जो है वो ऑप्टिमम नहीं है, सब ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम से कम है, और रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी सीमा है या एक बहुत बड़ी चुनौती है मार्जिनल एनालिसिस को समझने या इसके इस्तेमाल को करने में। डेटा लिमिटेशन। नाउ मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक एक पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं। तो एक एक पॉइंट जब बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा इंफॉर्मेशन जो है कॉस्ट पे रिलेटेड या रेवेन्यू से रिलेटेड या यूटिलिटी से, क्या हमें वो एक्यूरेटली मिल रही है? क्या हमारे पास जो डेटा हमें मिल रहा है कॉस्ट से रिलेटेड, बेनिफिट से रिलेटेड, आउटकम से रिलेटेड, वो बिल्कुल एरर फ्री है? उसमें कोई बायसेस, कोई अनसर्टेनिटी, कोई मेजरमेंट एरर कहीं ये तो नहीं? बायसेस का क्या मतलब हो गया? यानी कैलकुलेट करने वाले ने इसमें अपना कोई पक्षपाती निर्णय ले लिया, खुद से कुछ सोच लिया, अपना दिमाग लगा दिया। मेजरमेंट एरर, उसके जो स्केल लिया था वो प्रॉपर था ही नहीं। स्केल मतलब जिस पे वो उसे मेजर कर रहा है। और अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। तो इतना जब अनिश्चितता है और बायसेस भी हो सकते हैं, एरर भी हो सकते हैं, तो जब डेटा ही हमारा अगर एक्यूरेट नहीं होगा और समय से नहीं मिलेगा, तो हमें ये कॉस्ट है, बेनिफिट्स हैं, आउटकम्स हैं, इनके विषय में पता कहाँ चल पाएगा? और ये जो डेटा लिमिटेशंस हैं, ये हमारी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को इफेक्ट डाल देंगी और हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो एरोनियस हो जाएगी। डेटा लिमिटेशन से क्या होगा, जो हमारी रिलायबिलिटी है डेटा की, जिसपे आधार करके हम डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, वो भरोसेमंद सूत्रों पे आधारित है ही नहीं। तो जब बताने वाले ने ही गड़बड़ बताया है तो रिजल्ट भी गड़बड़ ही आने वाला है, और डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ी या एरर हो सकता है। तो इन लिमिटेशंस को भी आपको ख्याल में रखना है बिफोर गोइंग फॉर दिस एनालिसिस। फिर बिहेवियरल फैक्टर्स। मार्जिनल एनालिसिस जो है ये एज्यूम करती है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो कैसे हैं, रेशनल है, ऑब्जेक्टिव है, अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इन प्रैक्टिकल क्या होता है, बिहेवियरल बायसेस होते हैं, इमोशंस होते हैं, कॉग्निटिव लिमिटेशंस होती हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करती हैं, और जिससे लोग जो है वो रेशनल डिसीजन नहीं लेकर के सब ऑप्टिमल आउटकम्स पे चले जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बिहेवियरल फैक्टर्स ये कह रहे हैं कि डिसीजन मेकर कैसा है, रेशनल है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है, पूरी इंफॉर्मेशन होती है उसके पास, कैलकुलेट करता है तब निर्णय लेता है। बहुत ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब वो पूरा विचार करके, पूरे लॉजिक को आधार बना करके तभी वो निर्णय लेता है। परंतु हकीकत में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, बिहेवियरल बायसेस। किसी की पर्सनालिटी आपको अच्छी लगती है, किसी की का तौर तरीका आपको अच्छा लगता है, किसी की पढ़ाई से आप प्रभावित हैं, किसी के बैकग्राउंड से प्रभावित हैं, कोई आपको फायदा पहुंचा सकता है भविष्य में। तो ये बायसेस इस तरीके के लोगों के जहन में हो सकते हैं जो डिसीजन करते वक्त कोई रोल प्ले कर दें, जो कि निगेटिव हो, जो कि गलत हो। ऐसा भी हो सकता है कि इमोशंस, जिस वक्त पे आप निर्णय ले रहे हैं उस वक्त पे आप बहुत इमोशनल चीजों को जो है ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आप क्रोधित हैं, हो सकता है उस व्यक्ति ने आपको ऐसी बात कर दी हो कि आपको पसंद ना आई हो, तो आपकी पसंद नापसंद, आपके
उसके साथ जो रिलेशन है, हो सकता है कि कोई ऐसी घटना घटित हुई हो पास्ट में जो आपको ऐसा निर्णय लेने पे मजबूर कर दे। तो कई बार ऐसा हो कि कोई गड़बड़ परफॉर्मर हो, या कोई ऐसी चीज हो जिसको आप अपनी धारणा के अनुसार कर दें, लॉजिक के अलावा। तो लॉजिक, रेशनल होने का मतलब क्या है? लॉजिक का प्रयोग करना। और इमोशंस जहां पे आ गए वहां पे लॉजिक थोड़ा सा पीछे हो गया, गट फीलिंग आगे आ गई। और कॉग्निटिव लिमिटेशंस जो होंगे ये क्या करेंगे? ये जो है डिसीजन को गड़बड़ कर देंगे। इमोशनल होके आप भी डिसीजन लेते हैं, बताइए। कभी लिया है? कितने लोग ऐसे हैं जो जब कोई ऐसी समस्या आती है, कुछ होता है, तो आप इमोशंस को किनारे करके दिमाग से सोच पाते हैं, दिमाग का प्रयोग कर पाते हैं। आप में से ज्यादातर लोग देखिए, जिन लोगों से परचेज करते होंगे वो जान पहचान के लोग होंगे, जिन लोगों से डील करते होंगे वो भी जान पहचान के, यानी इमोशंस का बड़ा तगड़ा इन्फ्लुएंस है। लेकिन रेशनैलिटी में क्या करना है? हमें लॉजिक की प्रधानता पे बात करनी, लॉजिक को आगे रखना, ना कि इमोशंस को, बायसेस को। क्योंकि जहां भी ह्यूमंस है वहां इमोशंस है, इमोशंस हैं तो बायसेस हैं, इंक्लिनेशंस हैं, झुकाव है। और ये जो लिमिटेशंस है ये अल्टीमेटली क्या करती है? हमें सही निर्णय नहीं लेने देती, सही निर्णय नहीं लेने देती। और जब सही निर्णय नहीं लेते हैं तो फिर आउटकम आउटकम कैसा होगा? रिजल्ट कैसा आएगा? सब ऑप्टिमल आएगा। सब ऑप्टिमल मतलब ऑप्टिमम नहीं आएगा, उससे कम आएगा। अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर ट्रेंड्स की। फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है? लिमिटेशंस तो देख लिए हम लोगों ने, एक बार जल्दी से लिमिटेशन फिर से रिवाइज कर लीजिए। अजम्पशंस कि भाई रेशनल है, वेल डिफाइंड डिसीजन ले रहे हैं, डेटा अगर एक्यूरेट नहीं तो फिर कैसे बात बनेगी? बिहेवियरल फैक्टर्स हो गए। अब फ्यूचर ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन। अब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से मार्जिनल एनालिसिस को इंटीग्रेट करके हम बिहेवियरल बाइसेस को और ह्यूरिस्टिक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स देखते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स जो हैं वो रेशनैलिटी से डिविएट करते हैं, और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आखिर क्या किया है। ये भविष्य में ये करना पड़ेगा कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को, भाई देखिए, कोई लिमिटेशन है तो वो लिमिटेशन क्या है? आगे करने वाली चीज का रास्ता है। प्रॉब्लम है तो मतलब कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन भी है। तो अब क्या करना है? सोल्यूशन के लिए इंटीग्रेट करना है हमें बिहेवियरल इंसाइट्स को, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को, जिससे कि ये जो बायसेस है इनको हम कंट्रोल कर पाए। फिर अब आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये सब चीजें आ गई, इसमें इतना एडवांसमेंट हो गया है। तो ऑटोमेटेड डिसीजन प्रोसेसेस जो हैं, जो लार्ज डेटा सेट और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम पे बेस्ड हैं, वो आ रहे हैं। आप इन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एनालिसिस करिए, और बहुत एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ, रियल टाइम इंसाइट के साथ आप रिकमेंडेशन डिसीजन मेकर्स के लिए दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल ऑप्टिमाइजेशन मतलब चीजों को अलग अलग व्यू से देखना, सभी डायमेंशन से देखना, खाली किसी एक एस्पेक्ट पे आधारित होकर निर्णय नहीं लेना। तो मल्टी डायमेंशनल ऑप्टिमाइजेशन एक्सटेंड्स marginal analysis to consider multiple objectives and constraints simultaneously। तो आने वाले समय में क्या होने वाला है कि मल्टी डायमेंशनल हम हो जाएंगे, और डिसीजन मेकर अपनी जो चॉइसेस हैं उनको मल्टीपल डायमेंशन, जैसे कॉस्ट, क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, सोशल इम्पैक्ट बड़ा जरूरी, टू अचीव होलिस्टिक एंड बैलेंस्ड आउटकम। देखो, प्रॉफिट तो सभी लोग कमाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप उस प्रॉफिट का इस्तेमाल ही ना कर पाए, या आपकी आने वाली जनरेशन्स जो है वो उसका फायदा ही ना उठा पाए। तो आपको सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना है, क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, सोशल इम्पैक्ट का भी ध्यान रखना है। तभी होलिस्टिक बैलेंस आउटकम्स हम लोगों को मिलेंगे। तो अल्टीमेटली वी कैन कंक्लूड, पहली चीज तो मार्जिनल क्या है? मैंने आपको बताया, एक और, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो बेनिफिट हो, चाहे वो यूटिलिटी हो। अगर हम एक प्रोडक्ट का एक यूनिट और प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी क्या कॉस्ट आती है?
एक और प्रोड्यूस करते तो, एक और सेल करते तो हमें क्या रेवेन्यू मिलता है, एक और कोई चीज कंज्यूम करते तो क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये इंक्रीमेंटल बेनिफिट की बात है, धीरे धीरे एक एक बढ़ाने वाली बात है। तो ये एक और बढ़ाने पे क्या होगा, यही पूरी बात करता है हमारा ऑप्टिमम marginal analysis. Now, marginal analysis and optimizations are powerful tools for decision making. Decision making में काम आता है, चाहे वो पॉलिसी मेकर हो, चाहे इंडिविजुअल्स हो, चाहे बिजनेसेस हो, सभी के काम आता है। किस काम आता है? जिससे वो रिसोर्सेस को एफिशिएंटली एलोकेट कर पाए, आउटकम्स को मैक्सिमाइज कर पाए और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। By considering the incremental cost and benefits associated with alternative choices, decision makers can make informed decisions, and that will lead to higher efficiency, productivity and welfare. तो इंक्रीमेंटल बेनिफिट है और इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, दोनों का बैलेंस बना के जो डिसीजन मेकर है वो निर्णय लेंगे, इन्फॉर्म डिसीजंस लेंगे, यानी कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन के आधार पे निर्णय लेंगे, जिससे कि हायर एफिशिएंसी अचीव कर पाए, हायर प्रोडक्टिविटी मिले, साथ के साथ में वेलफेयर भी हो। वेलफेयर क्यों जरूरी है? क्योंकि सोसाइटल इम्पैक्ट भी कंसीडर करना चाहिए एक डिसीजन मेकर को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में प्रॉफिट ही जरूरी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सोसाइटी की तरफ भी है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट तभी होगा जब आप इन सब चीजों को कंसीडर करेंगे, अब रिसोर्सेस को सही से यूटिलाइज करेंगे, उससे मैक्सिमम आउटपुट निकालेंगे और साथ में इंक्रीमेंटल कॉस्ट और बेनिफिट्स का ख्याल रखते हुए निर्णय लेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। आई होप ये आपको मार्जिनल एनालिसिस में कुछ समझ में आया होगा और आपको मतलब एक आइडिया लग गया होगा। और इसको पढ़िए, कोई समस्या आए कुछ आए तो ईमेल करिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और नोट्स जरूर बनाइए, जैसे मैंने पहले भी कहा है, जो ना समझ में वो मेल करके पूछिए, इससे रिलेटेड ग्राफ्स वगैरह भी देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।